नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामानिवास पांडे। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो एक प्रक्रिया है, इसको लेकर लगातार पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। जहां पर देखा जा रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस ही क्यों ना हो, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। हमें ये भी देखने को मिला था कि एक समय था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी एसआईआर के पक्ष में दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से वो भी इसके विरोध में आ गई। अब ऐसा क्यों है? दूसरा ये कि एसआईआर की प्रक्रिया में आखिर जो संशय है या शंका है वो क्यों है और वो शंकाएं कौन सी है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रमनश्री। तो सुनील त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपका ये रहेगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमेशा मतगणना करता, क्षमा कीजिएगा, जनगणना करता है। और इस बार भी जो एसआईआर हो रहा है, इससे मेरी समझ से कुछ लोगों को दर्द इस बात से हो रहा है कि जो घुसपैठिए बांग्लादेशी या अन्य देश के लोग हमारे वहां करके अपना वोटर आईडी बनवा लिए हैं और वोट देते हैं। अगर एसआईआर प्रक्रिया होगी तो जो फर्जी वोटर हैं, घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ऐसे जो हमारे देश में छिपे हुए लोग हैं, वो बेनकाब होंगे। और मेरी समझ से सरकार का और चुनाव आयोग का दोनों का उद्देश्य भी यही है कि जो मतदाता हैं उनकी गणना सही हो। फर्जी लोग जो इधर से उधर कहीं चले गए हैं या तीन तीन चार चार जगह नाम दर्ज हैं, उसको काट करके एक ही जगह पर उनका नाम स्थापित किया जाए। और इससे कई फायदे भी हैं। हम लोग कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है, लेकिन अगर एक व्यक्ति का नाम चार चार जगह, पांच पांच जगह लिखा होगा तो एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, ये हमारा देश भी नहीं समझ पाता है। और जितनी आबादी होती है, अर्थशास्त्र के हिसाब से उतनी ही व्यवस्था सरकार को संसाधनों से करनी भी पड़ती है। इस नाते से एसआईआर बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरह से भारत के कोने कोने में कहता हूं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी असम के नाम पर, असमिया के नाम पर भेष बदल करके काम कर रहे हैं, रामनिवास जी, ये देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को खतरा पहुंचाने की एक साजिश है। भले ही आपने ये कहा मैं कि साजिश है, चलिए मानते हैं, इस पर चुनाव आयोग भी यही कहता नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है। लेकिन भी जो डर है एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टी में, वो डर क्या है? क्या जैसे विपक्षी पार्टियां तो ये कह देती हैं कि गरीब हो गए, पिछड़े हो गए, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनका जो है वोट काटने का काम करेगी ये पूरी प्रक्रिया। मेरी ये समझ नहीं आ रहा रामनिवास जी, वोट कैसे कटेगा? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में अपने प्रहरी नियुक्त कर दिए हैं, तो जब आपके प्रहरी आपके साथ वोटर के खड़े हुए हैं तो वोट कैसे कटेगा? और देखिए, लगभग चैनलों पर चर्चा हो रही है कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। मैं हर चैनलों को कहता हूं अपने राजनेताओं से कि आप 5,000 आदमी ऐसे ले आइए सड़क के ऊपर, जो ये खड़े होकर कह दे 500 ले आइए कि हमारा वोट काट दिया गया। इस पर कोई नहीं चर्चा करना चाह रहा है। कौवा नाक ले गया ले गया। आखिर 65 लाख लोगों के जिस प्रदेश में वोट काटे जाएंगे, रामनिवास जी, आप भी पत्रकार हैं, हाय हाय मच जाएगी पूरे प्रदेश भर में। लेकिन कोई चर्चा करता हुआ दिखाई पड़ रहा? बता दिए कि हमारे, हाँ, 2-4% देखिए बेलो भी हमारे आप तरह के ही नागरिक हैं, अधिकारी हैं। कहीं उनकी कमियां हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा 100% चुनाव आयोग के प्रयास सार्थक ही होते हैं। एक आधा परसेंट कहीं इधर उधर भूल से, या कुछ बीएलओ, बूथ ऑफिसर जो होते हैं, उनकी त्रुटियों से या लापरवाही से वोट इधर उधर हो सकता है। और अब तो हमारे पास इतने संसाधन चुनाव आयोग ने भी दे दिए हैं, कलेक्टर ने भी दे दिया है कि अगर आपको लगता है कि नाम काट दिया गया है, वोट से वंचित किया जा रहा है, तो आप स्वयं चले जाइए, अपना वोट जुड़वा दीजिए। जो चीजें मांगी गई है एसआईआर में, कोई ऐसी चीज मांगी नहीं गई है कि आपका परिवार कहाँ से आया, किस जगह रहा, कहाँ गया। ऐसी कोई, या किसान है तो खतौनी लाइए, अपनी निवास प्रमाण पत्र लाइए,
ऐसा मेरी समझ से एसआईआर में कोई नहीं बातें रखी गई हैं, और एसआईआर फॉर्म हम लोगों को भी मिल चुका है। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष चिंता हो रही है कि जो घुसपैठिए हैं जिनके वोटों पर, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं होती है बंगाल में, कि बंगाल से सबसे ज्यादा घुसपैठिए आते हैं और वहां निवास करते हैं। तो वहां दिक्कत ममता जी को इस बात की हो रही है, और ऐसी खबरें भी मीडिया में आ रही हैं कि कुछ बांग्लादेशी लोग बंगाल के बॉर्डरों की तरफ खिसकना शुरू कर दिए हैं कि एसआईआर होगी तो हम पकड़े जाएंगे। और सरकार जिस तरह से राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद पे काम कर रही है, राष्ट्रवाद को लेकर के चिंतित है। और सत्य भी है कि राष्ट्र की सुरक्षा चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे हमारी फौज के लिए हो, सर्वोपरि है। तो जो ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं, इनको निकालने का सबसे बढ़िया मौका यही है। दूसरी बात रामनिवास जी, बहुत लोग ऐसे हैं भैया कि मान लीजिए मृत हो गए, उनके नाम पर फर्जी वोटें पड़ती थी, मैंने भी देखा है, ये आज कोई नई बात नहीं है। तो कम से कम जो मृत व्यक्ति हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनका नाम भी काट दिया जाए, उनके नाम पर फर्जी वोट न पड़ने पाए। और भारत के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, उसको उससे वंचित नहीं किया जाए। ये सरकार भी चाहती है, चुनाव आयोग भी चाहता है, लेकिन विपक्ष। त्रिपाठी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। जी हाँ, यहाँ पर एक जी सवाल ये भी उठता है कि लोगों के मन में, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के मन में भी ये सवाल है कि मान लीजिए अगर किसी सही व्यक्ति या सही नागरिक का वोट कट जाए इसमें, तो जो प्रक्रिया है कि हाँ चलिए फॉर्म भर दीजिए, आपकी भी दोबारा प्रक्रिया देखी जाएगी, तो ये जो प्रक्रिया है काफी लंबी हो जाती है। ऐसे में चुनाव बीत जाएगा तो क्या होगा, ये सवाल लोगों के मन में है। देखिए, ये बात आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन जी चुनाव के बाद अगले चुनाव में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और विशेषकर जिस तरह सरकार और चुनाव आयोग सख्ती से काम ले रहा है बेलों से, ऐसी त्रुटियां पाए जाने की उम्मीद कम नजर आती है। लेकिन अगर हम कहें 100% सही है, तो काम करने वाले, मैं कह रहा हूं हमारे ही आप जैसे लोग हैं, कहीं न कहीं त्रुटियां अगर रह गई एक आधी परसेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार सरकार की शक्ति और चुनाव आयोग का जो लक्ष्य है कि मतदान वही करेगा जो भारत का नागरिक होगा, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है। बाहरी व्यक्ति न मतदान करेगा और न इस देश में रहने का हकदार है। देखिए, बिहार का चुनाव मैंने देखा अली जी, कि उसमें सब गृह मंत्री ने भी कहा कि घुसपैठिए नहीं रहेंगे। क्या आप घुसपैठियों को पसंद करते हैं? बिहार की जनता ने इस पर संदेश दे दिया, हम घुसपैठिए पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी में आपके नेशनल चैनल करना चाह रहा हूं कि बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने में जिस तरह से घुसपैठिए विराजमान हैं, रेलवे किनारे में लखनऊ में देखता हूं, इतनी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, किसकी है, कहाँ की है, कौन लोग रह रहे हैं, कोई पता नहीं है। जब कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद जांच शुरू होती है। तो इस तरह से इन लोगों का एक लक्ष्य है कि झुग्गी झोपड़ी बना करके धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को भारत में फैलाते रहिए, और जब वक्त आए तो एक साथ भारत के लोगों को नुकसान करने के लिए आप तैयार रहेंगे। जी रामनी जी। एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी आज ही मीडिया से अखिलेश यादव ने बातचीत की। उन्होंने ये कह दिया अखिलेश यादव ने कि ये जो प्रक्रिया है आखिर इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो रही है? पहले तो लोग 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते थे इस एसआईआर की प्रक्रिया में। अब हमें देखने को मिला कि बिहार में चुनाव में विधानसभा के 1-2 महीने के अंदर ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी गई, और उसके बाद यूपी में भी शुरू हो चुकी है, बंगाल में भी शुरू करना है, देश के बाहर राज्यों में एक साथ। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए रामनी जी, आज मैं पहुंच नहीं पाया अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुलावा हमारा भी आया था, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण मैं आज नहीं पहुंचा हूं। अब जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी उन कमियों को नहीं देख रहे हैं जिसको जनता नकार रही है, और आपकी सरकार या आप प्रचार करने जाते हैं, आपकी बात जनता नहीं सुन रही। बिहार की हालात तो आप देख ही लिए हैं। और एसआईआर अगर आप जल्दी बात करते हैं तो 1-1.5 महीने का समय है, बहुत है, कम नहीं है। और अगर विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि कम समय है, तो चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। विपक्षी पार्टियां भी हमारी ही आपकी तरह हैं, संवैधानिक पार्टी हैं, और विपक्ष का बहुत बड़ा रोल संविधान में भी रखा गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई विषम परिस्थितियां ना हो तो समय बढ़ा भी सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि पुरानी जो 2003 वाली सूची है, लगभग उसी से टैली किया जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। आज टेक्नोलॉजी इतनी हमारी बढ़ गई है कि पहले चुनाव होते थे, 3-3 4-4 दिन में रिजल्ट आते थे रामनिवास जी।
बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी बने हैं, मुझे अपना दौर याद आ रहा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे और फिर दूरदर्शन से पिक्चरें आती थी, देखते थे, 3 दिन 4 दिन बाद क्लियर होता था। आज किसी स्टेट में देख लीजिए, चाहे स्टेट चुनाव हो चाहे सेंट्रल चुनाव हो, मेरी समझ से 8-10 घंटे के अंदर रिजल्ट क्लियर हो जाता है। तो बहुत चीज़ों विज्ञान के युग में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हमारा काम 2 घंटे वाला 10 मिनट में हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगभग सभी इस बात से चिंतित हैं और सब चर्चा करते हैं कि वोट काटे गए, वोट काटे गए। लेकिन 500 आदमी कोई ला के अपने कार्यालय में दिखा दे तो मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ, वास्तव में वोट काटे गए होंगे। जी। अच्छा, सही समय की बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि इसकी अगर समय सीमा है तो बढ़ाई जा सकती है, चुनाव आयोग मदद करे और विपक्षी पार्टियां भी भागीदार बने इसमें। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ये भी आज बात उठाई, और इससे पहले भी कई नेताओं ने बात उठाई है कि बिहार में जो बिहार के चुनाव से 1-1.5 महीने पहले ही एसआईआर हुआ, जहां पर मानसून का सीजन था, उस भारी बारिश में यहाँ पर बाढ़ भी आई हुई थी, तबाही थी, वहां पर भी एसआईआर आखिर इतनी जल्दी हुई। दूसरा ये कि आज यही अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर सही समय क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि अब वहां पर बारिश हो रही थी और यहाँ पर यूपी में शादियों का सीजन है, हमें देखने को मिल रहा है कि परिवार जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो शादियों में बिजी हैं। तो सही समय आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर विपक्षी पार्टी को सुनी ही जाए तो क्या सही होना चाहिए समय? देखिए रामनिवास जी, मैंने आपके नेशनल चैनल भी कहा था कि बिहार में एनडीए सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कि जो हम लोग विश्लेषण करते हैं बैठ करके, उस विश्लेषण के तहत मैंने देखा कि बिहार में एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही थी और बनी भी। यही हाल है। हम अखिलेश जी की बुद्धिमत्ता कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिन मुद्दों को जनता स्वीकार नहीं करती है, और फिर आप कहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जिता रहे हैं, कहीं फर्जी वोट पड़े हैं, कहीं वोट चोर, इस तरह के नारे लगाते हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर के अखिलेश जी उतना चिंतित नहीं। उन्होंने जब से प्रहरी लागू कर दिए हैं तो कम से कम सबसे अच्छी बात ये निकल के आई है कि समाजवादी पार्टी को ये कहने का हक नहीं रहेगा रामनिवास जी कि इस बार वोट हमारे काटे गए। जब प्रहरी आपने रख दिए हैं, इसके बाद वोट करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। और शादियों की बात करें, देखिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती है, कुछ हमारी आपकी इस देश में नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर बीएलओ कोई फॉर्म हमारे घर पर उपलब्ध करा गए हैं तो फार्म को इतना बड़ा नहीं कि भरने में हमको 4 दिन लगेंगे, 10 मिनट भरने में लगते हैं मुश्किल से। और घर में कोई तो मेंबर होगा जो बीएलओ सेंटर पहुंचाते या बीएलओ को भेज दे कि फिर फार्म लेने कोई आ जाएगा। तो ये तो एक कहने का तरीका है कि शादियां हैं। अगर शादी जरूरी है तो राष्ट्र के हित में वोट देना भी जरूरी है। जनता का सबसे बड़ा शस्त्र रामनिवास जी उसका वोट होता है। वोट से देश की दशा और दिशा दोनों बदलती हैं। इसलिए इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, और समस्त देश प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है कि एसआईआर में पूरा सहयोग करें और सरकार के ऊपर ही न निर्भर रहें। अगर आपको कोई फार्म मिला तो आप स्वयं उसमें लग करके उसको बीएलओ तक पहुंचवा दें। जी। ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बीएलओ का सबसे बड़ा काम देखा जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी देखी जा रही है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कई सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की मौत हो गई। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि 28 बीएलओ केवल काम के दबाव के चलते आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अभी जयपुर में देखा गया 2-3 दिन पहले, वहां पर एक बीएलओ की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई। क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी जल्दी हो रही है या फिर कोई दबाव है? आखिर कारण क्या है मौतों का? और इतनी सारी अगर मौतें हो रही तो देखिए क्या इस रामनिवास पर जी, कुछ ऐसा है चिंतन होना कि बड़ा चाहिए? दुखद है। देखिए, ये बड़ा दुखद है हमारे देश प्रदेशवासियों के लिए कि हार्ट अटैक की घटनाएं कोरोना से ज्यादा घटित हो रही हैं। चाहे उसमें हम खान पान कहें या भौतिकवाद में इतना तेज हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और मुझे भी लग रहा है कि बेलो नहीं, ज्यादातर इस भौतिक युग में लोग बहुत परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, उनकी पूर्ति करने में जिंदगी दांव पे लग रही है। पहले लोग पैदल चलते थे रामनिवास जी, सड़कें नहीं थी, मकान कच्चे थे, लेकिन 100 साल की जिंदगी बिना रोग के जीते थे। आज मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि 40 साल के बाद लोगों की जांच करा दीजिए। शायद कोई बेड़ा ही पुरुष हमारे इस देश प्रदेश में पैदा हुआ हो जो निरोग्य हो। कोई न कोई बीमारी ग्रसित कर लेती है। और हार्ट से मरने वालों की संख्या जो रिपोर्ट मैंने देखी है बहुत ही चिंताजनक है।
और बच्चों को अटैक हो रहा है, बुजुर्गों को अटैक हो रहा है। ये हमारा खान पान है और ब्रेन का प्रेशर है। अब उसमें ये लोग खत्म होते हैं या और कोई खत्म होता है अलग बात है, लेकिन प्रेशर ब्रेन का हार्ट अटैक लोगों को बहुत दे रहा है। और ये कहीं न कहीं कारण भी है कि इतना दबाव मस्तिष्क पे है, घर का, परिवार का, नौकरी का, जो व्यक्ति को मौत की गोद में सुलाने के लिए विवश कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि प्रभाव तो रहता ही है। अब आदमी बर्डन इतना ज़्यादा है काम के ऊपर, वो परिवार भी देखना चाह रहा है, काम भी देखना चाह रहा है। तो जब आवश्यकता से ज़्यादा लोड ब्रेन पे आ जाएगा, तो हार्ट अटैक तो होगा ही। उसको आप उससे जोड़ अच्छा, दीजिए कि एफआईआर एसआईआर की से हो पूरी रहा है, प्रक्रिया में यहाँ हो पे सकता है। राजनीति तो देखने को मिल रही है त्रिपाठी जी। जितनी राजनीति हो रही है और जितनी जी, होनी चाहिए उतनी हो रही है। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि बिहार में जैसे एसआईआर का मुद्दा काफ़ी उठा, खास तौर पर कांग्रेस ने उठाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुँ। मिला यहाँ पर, बिहार में देखा जाए तो। फ़ायदा क्या, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ है। यूपी में अब अखिलेश यादव जुटे हुए हैं और विपक्षी पार्टियाँ जुटी हुई हैं। क्या इन्हें कोई फ़ायदा मिल रहा है इससे या मिलने की कोई संभावना है? देखिए, हमने आपके नेशनल चैनल पहले भी कहा था बिहार के चुनाव में कि राहुल जी के हाथ में जब तक कांग्रेस की डोर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। भाजपा केवल ये साबित करती विपक्षियों के लिए को कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। और आप गौर कर लीजिए, मैं बिहार पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वहां भी राहुल जी ने कैसे-कैसे वक्तव्य दिए, मंदिर से रोजगार नहीं बढ़ता है, छठ माता पे भी टिप्पणी करने से नहीं बाज आए। तो जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, वही हमारे आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी कर रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। अगर आप योगी जी ने जो कहा कि 80-20, आप 80 के साथ रहते हैं या 20 साथ रहते हैं, राजनीति में इसका बड़ा महत्व रहता है। और अच्छा तो ये हो कि आप 80-20 नहीं, 100 के साथ रहें। अगर आप 100 के साथ रहेंगे, तो रामलला जी कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यही हाल अखिलेश जी का है कि जब-जब कोई ऐसी बातें होती हैं, सनातन के विरोध में बोलने से बाज नहीं आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको कैश कराने में पीछे नहीं रहती है। मैं कई चैनलों पे कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में गए और जाने के बाद उन्होंने रामचरितमानस को फड़वाया सड़कों पर। जो मुझे ज्ञान है, मैंने कई चैनलों पे इस मुद्दे को उठाया कि अखिलेश जी की पार्टी को समा समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी साबित करने के लिए मौर्य जी ऐसा काम कर रहे हैं, वो बहुत दिन रहेंगे नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए क्या हाल हुआ। कुंभ का मेला आयोजन हो रहा है, उस पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बाद दीपावली आ रही है, उसको आप क्रिश्चियन से जोड़ रहे हैं और वो मिशनरीज जोड़ रहे हैं, जो मिशनरी भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करा करके अपने धर्म में परिवर्तित कर रही है। फिर आप कहेंगे कि एसआईआर से नुकसान हो रहा है, फिर आप कहेंगे कि नहीं वोट चोरी हो गई है। आप उन मुद्दों पर नहीं देख रहे हैं जो इस प्रदेश की जनता चाह रही है। यही आप देख लीजिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं किसी की, हमारे लिए अखिलेश जी भी वैसे, योगी जी भी वैसे हैं। अखिलेश जी को आकलन करना चाहिए कि बिहार में जिन सीटों पे हम प्रचार करने के लिए गए, उसमें कितना सफल हुए। और 31-32 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश से। उसके बाद उन वहां की हवा, जनता का रुख और हवा बदल जाती है। उन सीटों पर जनता खुल बढ़ चढ़ कर वोट देती है और विजयी बनाती है। तो आप पास केवल मुद्दे रह नहीं गए हैं, चुनाव आयोग को घेरना है, जनता कोसना है। और रामनिवास जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, अगर परिपक्व राजनीतिक कोई होता तो सबकी आप पीडीए बनाए, सबकी बात करते आप। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने कभी पीडीए बनाया हो बता दीजिए, कभी सनातन गाली दिया हो तो बता दीजिए। इतना बड़ा कांड अयोध्या में हो गया, कार सेवकों की हत्या हुई, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह ने कोई इस तरह बयान नहीं दिया अपने इतिहास में। एक बयान केवल परिंदा पर नहीं मार सकता है उनका, उस बयान की वजह से इतनी बड़ी दुखद घटना हुई। लेकिन नेताजी ने पीडीए, दलित समाज को बांटने का काम नहीं किया मुलायम सिंह ने। और मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी ने सबसे ज्यादा काम यादवों को किया, लेकिन हल्ला नहीं किया उन्होंने। उनके कार्यकाल में कितने प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए। तो नेताजी हल्ला नहीं करते थे, उनको क्या करना है दिमाग में सोचते थे। हमारे आदरणीय अखिलेश जी करते कम, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। इनके सलाहगीर भी ऐसे बैठे हैं कि इनको सनातन विरोधी साबित करते करते ये स्थिति आ गई कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी उत्तर प्रदेश से लेके हर प्रदेश में बनती नजर आ रही है।
तो ये सनातनियों का देश है, संख्या ज्यादा है, आप पूजा पाठ न करें कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे आप कहने से कोई अपने इष्ट देव को छोड़ नहीं देगा। 10-5% मैं मान सकता हूँ कि आपके दबाव में आकर के, आपके बरगलाव में आकर के अध्यात्म से अलग हो जाए, लेकिन सारा समाज अलग हो जाए, ये आपके बस की बूत की बात नहीं है। और यही कारण है कि 27 चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं और विश्लेषण कर रहा हूं रामनिवास जी, उसमें समाजवादी पार्टी फिर देखिएगा भी सनातन विरोधी साबित होगी और योगी आदित्यनाथ जी को सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा, जिस पैटर्न पे ये काम चलिए ठीक करते है हैं आपने अखिलेश जी हमारे। जी। त्रिपाठी जी, आपने ये कहा कि कोई और मुद्दा बचा नहीं विपक्षी पार्टी के पास, इसलिए एसआईआर, चुनाव आयोग, इनको सबको घेरना है। यहाँ पर अगर विपक्षी पार्टियों को थोड़ा सा किनारे किया जाए तो जनता के मन में भी एक सवाल था। भले सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर वकीलों ने या चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन सवाल ये अभी भी लोग मन में है, जनता के मन में, कि आखिर 11 मुख्य दस्तावेजों को भले रखा गया है इस पूरी प्रक्रिया में, तो फिर आगे आखिर आधार कार्ड क्यों नहीं रखा गया? कहीं ना कहीं उसे ही अब तक मुख्य माना जाता था, लेकिन उसको ही क्यों नहीं रखा गया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आधार कार्ड की अगर जांच निष्पक्ष करा दी है, जो सरकार का उद्देश्य था, उस पर रामनिवास जी पानी फेर दिया लोगों ने। ये जिनकी मैं चर्चा करता हूं, सरकार से चर्चा करती है और चिंता भी करता हूं इस बात के ऊपर कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बैठे हैं, मेरा मानना है कि 99 लोगों के पास आधार कार्ड पहुंच गए हैं और उन्हीं आधार कार्ड को दिखा करके नगर निगमों में सफाई कर्मी बन गए हैं। और सफाई कर्मी बनने से बहुत एक और भी नुकसान हो रहा है देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, कि ये गली कूचे हर जगह जाते हैं सफाई कर्मी बन करके, आपकी पूरी मैपिंग ले रहे हैं बैठ के और सब लोगों से हिल जुल रहे हैं कि कितनी आबादी किसकी कहाँ, कौन कहाँ रह रहा, कोई एक प्रकार से रैकी भी हो रही है। तो ये गंभीर मामला है, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं आपके नेशनल चैनल से और करना चाह रहा हूँ रमन जी, कि सड़कों किनारे देखिए काजू बादाम लोग मुश्किल से 4 किलो 5 किलो काजू बादाम लेके लखनऊ की सड़कों में बैठे हुए हैं, उनके मोबाइल चलते रहते हैं, वहां से पुलिसकर्मी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं, आप गुजरते हैं, कितनी काजू की बिक्री हो रही है। ये रैकी करने वाले लोग हैं, स्थानीय पुलिस को चाहिए इनकी जांच करें कि ये 4 किलो 5 किलो काजू कितना बेचते हो, कितना अर्निंग करते होंगे। ऐसे ही तमाम घुसपैठिए भेष बदल करके कहीं नारियल पानी बेच रहे हैं और हाथ में इतना बढ़िया हथियार लिए हुए हैं कि अगर उससे कोई अपनी घटना घटित करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है। और हम भी जाते हैं, पानी बड़े प्यार से पीते हैं, आप भी जाते हो, जनता भी जाती है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इस पर सरकार को और विपक्षी पार्टियों को और हमारी पुलिस प्रशासन को बहुत ही जागरूक होना चाहिए और काम करना चाहिए। देखिए, अभी जो आतंकवादी घटना हुई, डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली थी और ये ना हमारी एजेंसी जान पाई और ना हमारी पुलिस जान पाई। घटना घटित हो गई, उसके बाद एटीएस भी चौकन्नी हुई। आज एजेंसियां हमारी तह तक पहुंच रहे, मैं उनकी नीति पर, कर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसे छिपे हुए लोग हैं जिनको निकालने के लिए आसान नहीं है। और आधार कार्ड इसीलिए मेरी से चुनाव आयोग ने नहीं लिया है। और अभी कहाँ एसआईआर हो जाने दीजिए, इसकी भी जांच होगी। सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही है कि घुसपैठिए कहाँ से आए, किस जगह से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। और सरकार को लेना भी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पसंद करेंगे, तो जनता जब नहीं पसंद कर रही तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी पहचान कराएं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत पैदा होगी, वो कौन लोग हैं, फिर उनको जात से जोड़ा जाएगा कि इस जात के लोग हैं इसलिए उनको भारत से निकाला जा रहा है। आपने सीए एनआरसी देखा भी कि पूरे देश में हंगामा मच गया और सरकार को कहीं न कहीं अपने कदम वापस लेना पड़े। तो आप देश के साथ हैं, देश की सुरक्षा के साथ हैं या देश की सुरक्षा के साथ हैं, इसका निर्णय जनता ही करती है। और जनता का मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा शस्त्र इस लोकतंत्र में उसका वोट है। वोट से ही वो दशा और दिशा बदलती है, जैसा आप देखते चले आ रहे हैं। जी जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फिर शो को खत्म करेंगे। सवाल ये है मेरा कि आखिर किसका वोट बैंक खतरे में पड़ रहा है इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में, कि इतना हल्ला हो रहा है, इतना ज्यादा राजनीतिक माहौल बना हुआ है? देखिए रामनिवास जी, बात आपकी बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मेरे विचार से नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। जब यूपी में आप प्रहरी रख दिए हैं, ममता जी को डाउट हो रहा तो वहां भी अपने प्रहरी रख दिए। कार्यकर्ता बूथ पे सबके हैं और है नहीं तो आप चुनाव कैसे लड़ते हो? उन कार्यकर्ताओं से कहिए कि अगर किसी को वोट काटा गया तो आपकी जिम्मेदारी है, आप खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
वोट कटना नहीं चाहिए किसी का। और ज्यादातर जो इस तरह घुसपैठिए हैं, उनकी वोट कहाँ जाती है मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप भी जानते हो, समाज भी जानता है। तो दर्द लोगों को यही हो रहा है। और बंगाल में जैसी चर्चा है कि हमारी ममता दीदी ज्यादातर घुसपैठियों बल पर ही सरकार बनाती हैं, तो चिंता सबसे ज्यादा तो उनको भी हो रही है। और चिंता यहाँ भी हो रही है राजधानी की सड़कों से लेकर, मैं बार बार कहता हूँ, कोई सड़क ऐसी नहीं, कोई रेलवे स्टेशन पटरी ऐसी नहीं है जहां ऐसे लोग न बैठे हों। लेकिन सरकार उस पर भी मौन है, थाने भी उस पर मौन है। कम से कम पुलिस को एक्शन लेकर पूछना चाहिए, नगर निगम पूछना चाहिए कि झुग्गी झोपड़ी में कौन रह रहा है, वहां कोई जाता नहीं। और अंदर का दृश्य अगर आप देखेंगे पांडे जी, तो आपको बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा। ऊपर से पता चला कि झुग्गी झोपड़ी बनी है, अंदर रंगीन टीवी भी लगी है, बढ़िया, कहीं कहीं कालीने ऐसी बिछी है, लग रहा कोई जन्नत हो। तो आखिर ये फंडिंग, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पर स्थानीय पुलिस को, नगर निगम को बहुत ध्यान देना चाहिए। और झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, सरकार को चाहिए या तो उनको आवाज दे दे अगर वो ओरिजिनल इस भारत के रहने वाले वास्तविक लोग हैं, और नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एक्शन करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री सुनील त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया पे बात करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।